हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए क्लास 11 का जो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन चैप्टर है वो लेके आ गया हूँ। इसमें टोटल आपको 44 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको 2017, 18 और 19 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको मैंने सॉल्व करा के दे दिया, जो कि काफ़ी आप लोग को शायद से पसंद आया होगा। ठीक है, तो गाइज चलिए ये शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करो यार। ठीक है, और एक कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी। ठीक है, तो पहला कहता है अर्धसूत्र विभाजन एक विघटनकारी विभाजन होता है। अर्धसूत्र विभाजन दो जो सेकंड होता है समानताकारी विभाजन होता है। इसका कारण होता है क्रोमैटिड्स का पृथक्करण। ठीक है, क्रोमैटिड्स का पृथक्करण होता है। दूसरा कहता है कि मेंडेलियन कारकों कैपिटल स्मॉल ए का पृथक्करण होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी आता है, एनाफेज 1 में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है सूत्री एनाफेज मेटाफेज से भिन्न होती है क्योंकि होता यह है इसमें गुणों की समान संख्या व क्रोमेटिड की आधी संख्या होती है। ये चैप्टर आपने अगर एनसीईआरटी से ठीक से पढ़ लिया तो कभी भूलने वाला है नहीं। बहुत ही कंसेप्ट इसमें कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से इसमें क्लियर होने चाहिए आप लोग के, राइट। चौथा कहता है अर्धसूत्र विभाजन में संतति कोशिकाएं पैतृक कोशिका से तथा आपस में भी भिन्न होती हैं। इसका कारण है पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन व क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट। पांचवा कहता है मेटाफेज में क्रोमैटिड्स की संख्या होती है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है, जो कहता है समसूत्री व अर्धसूत्र विभाजन में प्रत्येक में दो होते हैं, राइट। ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट राइट है। ठीक है, पांचवे का क्वेश्चन नंबर थर्ड सिक्स कहता है कि अर्धसूत्री सेकंड कार्य करता है। जो अर्धसूत्री सेकंड कार्य करता है, तो ऑप्शन इसका जो है डी राइट है, जो कहता है कि क्रोमैटिड्स के पृथक्करण का, राइट। सातवां कहता है गुणसूत्रों के माप आकृति व संख्या का अध्ययन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। तो ऑप्शन इसका बी राइट है, जो कि है मेटाफेज। आठवां कहता है कि विकास के लिए अर्धसूत्र विभाजन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका परिणाम होता है। ऑप्शन इसका डी राइट है, जो होता है पुनर्संयोजन। ठीक है, अब आते हैं नौवां कहता है अर्धसूत्र विभाजन एक के दौरान युग्मित समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिडों के मध्य अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान कहलाता है। तो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। 10वां कहता है कि कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है। तो डीएनए का जिसमें सिंथेसिस होता है, ऐसा अवस्था होती है वो। 11वां कहता है कि लैंप ब्रूस गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी में पाए जाते हैं, जो होता है मियोसिस के डिप्लोटेन में। 12वां कहता है अगुणित कोशिका को द्विगुणित करने के लिए कोलचिसिन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह समसूत्र स्पिंडल के निर्माण को रोकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कहता है कि उच्च पादपों की माइटोटिक समसूत्री कोशिकाओं में कौन सी संरचना सामान्यतः नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कहता है कि तर्कु तंतु में नहीं पाई जाती, राइट। 14वां कहता है एक एकल कोशा में 128 कोशाएं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो 7 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो मैं आप लोग को बता दूं इसका ऑप्शन कैसे आया, जो 7 आया है। ठीक है, पहला आया। तो अब आप लोग को पता, जब एक यहाँ पे जो दिया है माइटोटिक डिवीजन दिया है, समसूत्र विभाजन दिया है। तो मान लो एक सेल है, एक से उसने 2 बनाया। ठीक है, अब 2 से यहाँ से बताता हूँ आपको। मान लो ये एक सेल है, एक से वो 2 बनाया। ठीक है, मान लो ये दूसरा ये दो, एक से 2 बनाया, फिर 2 से वो 4 बनाएगा, राइट। 2 से 4 बनाएगा और फिर 4 से वो 8 बनाएगा। मैं आपको ऐसे नंबर वाइज लिख के बता देता हूँ। 1 से 2 बनाया, 2 से 4 बनाया, 4 से 8 बनाया, 8 से 16 बनाया, 16 से 32 बनाया, फिर 32 से आपका 64 बनाया, 64 से आपका 128 बनाया, राइट। अब ये कितनी बार डिवीजन होके 28 बनाया है। तो यहाँ से मान लो ये अब मैं कलर चेंज कर देता है एक बारी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक एक डिवीज़न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे ये छठा और ये सातवां।
ये 7 डिवीज़न हमारे थे, ठीक है। 7 डिवीज़न होने के बाद जो हमारा ये 128 मतलब 7 डिवीज़न आया तब जाके ये 128 आया, ठीक है। और एक सेल जो है 7 बार डिवाइड करके 128 बनाया, जो भी आप समझ लो, जैसे भी समझ लो। फिर जो 15वां कहता है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक कला उपस्थित होती है, तो यहाँ पर टीलोफेज में उपस्थित होती है। 16वां कहता है सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती हैं, तो वो ऑप्शन ए में लेती है, जो कहते हैं कोशिका विभाजन में भाग लेती हैं। फिर उसके बाद 17वां कहता है एक जीवाणु प्रत्येक 35 मिनट पर विभाजित होता है। 10⁵ कोसा मिली, 10⁵5 कोसा जो पर मिली वाले माध्यम से 175 मिनटों के पश्चात प्रति मिली कोशिका सांद्रण तो क्या होगा। तो गाइस चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसमें है क्या, इसमें दिया क्या गया है। तो हम लोग को बोला है जो एक बैक्टीरिया है वो जो यहाँ पे एक जीवाणु प्रत्येक 35 मिनटों पर विभाजित करता है, और वहाँ पे जो टोटल टाइम हम लोग को दिया है, टोटल टाइम हम लोग को दिया है पहला, तो कितना दिया है 175 दिया है, राइट, जो फाइनल टाइम है। और जो 35 मिनट वो दिया है वो इनिशियल टाइम, जो मतलब शुरुआती का टाइम है, वो जो 35 मिनट में वो विभाजित करता है, ठीक है। तो हम लोग को पूछा क्या गया है, हम लोग को पूछा गया कि 175 मिनटों के पश्चात जो प्रति मिली कोशिका का सांद्रण क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो उसको हम देखते हैं कि कितनी बार डिवाइड करेगा, राइट। तो ये 35 में से अगर हम इसको काटते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 5 बार, राइट। तो ये 5 बार विभाजित होएगा, पहला तो 5 बार ये विभाजित होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं कि ये 5 बार विभाजित होएगा। और हम लोग को पूछा क्या गया है, हम लोग को पूछा गया है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे 5 बार तो हम लोग का इसका डिवीज़न अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 बार उसका डिवीज़न हो गया। अब हमको पता है एक बैक्टीरिया 1 से 2 बैक्टीरिया बनाएगा, राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से हमको जो दिया गया है वहाँ पे ये टोटल 5 बार डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 5 बार डिवाइड कर रहा है, तो एक बैक्टीरिया जब एक से 2 बनाएगा तो वो 2 से मतलब टोटल उसका देखा जाए तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया का 2⁵5 आ जाएगी। और यहाँ पे जो हम लोग का दिया गया है, यहाँ पे जो हम लोग का 2⁵5 आ जाएगी, क्योंकि एक जो बैक्टीरिया है 1 से 2 सेल बना रहा है, राइट। अब 2 सेल से वो 5 बार डिवाइड कर रहा है, राइट। तो 2⁵5 आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कितना, जो 10⁻, ठीक है, यहाँ पे 2⁵5 इंटू 10⁵5 दिया गया है, जो कि हमको कोसा पर मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 2⁵5 हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को निकल के आता है, तो हम लोग को यहाँ पे निकल के आता है 2⁵5, 2⁵5 कितना होता है 32 होता है, राइट। तो 2⁵5 हम लोग का 32 होता है, ठीक है। 32 इंटू 10⁻, ये हम लोग का आंसर आता है, जो कि आंसर हमारा सी वाला राइट है, ठीक है। अब आगे देखते, आगे कहता है कि कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के एक क्षेत्र में जुड़े तर्क तंतु कहलाते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है बी राइट है, जो कि काइनेटोकोर होता है। फिर उसके बाद 19वां कहता है प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, तो वह मूलाग्र होता है। 20वां कहता है यदि एक द्विगुणित कोशिका को कोल्चिसिन से उपचारित की जाए तो यह बन जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है सेकंड राइट आएगा, जो कि है चतुर्गुणित होगी। 21वां कहता है समसूत्री कोशिका चक्र में क्या होता है, तो डीएनए प्रतिलिपिकरण एस अवस्था में होता है। 22वां कहता है कि यदि आपको कक्षा में प्याज के मूलाग्र दिए जाएं तथा गुणसूत्रों की संख्या गिनने को कहा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था आसानी से देखी जा सकती है, ठीक है। तो वो मेटाफेज जो है देखी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं ऐसे इक्वेटर पे आ जाते हैं, मतलब कैसा बीच में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 23वां कहता है कि कोशिका चक्र के दौरान एम अवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रीय भित्ति के निर्माण के पूर्व होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट है, जो होता है गुणसूत्रों से अनुलेखन तथा केंद्रीय लेमिना का पुनः इकट्ठा होना। 24 कहता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र की किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होती है, तो एस अवस्था के दौरान होती है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पूछ रहा है ना, मान लो कि ऐसे मैंने साथ से आपको बताया भी था, तो ये हम लोग का
एक ऐसे डिवीज़न होता है, राइट। तो हम लोग का ये जो सर्कल जो बना रहता है, तो यहाँ पे हम लोग का होता है, ये होता है G1 फेज़, ठीक है। यहाँ पे ये G0 होता है, G0 होता है, इसमें ये इनएक्टिव फेज़ में रहता है। ये G1 फेज़ रहता है और ये S फेज़ रहता है और ये G2 फेज़ रहता है और ये जो रहता है स्मॉल पार्ट, ये बटा रहता है M फेज़ में, राइट। तो इसमें तो सारी जो एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। जीवन में क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए, ठीक है। आरएनए बनता है, राइट। आरएनए 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 का सिंथेसिस होता है। एस फेस में क्या होता है, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए बनता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन रहता है डीएनए का, ठीक है। और डीएनए सिंथेसिस होता है, और हिस्टोन प्रोटीन बनता है। दो चार काम और होते हैं। और जो G2 फेस है, G2 में मतलब डीएनए के बाद के जो कार्य सारे काम रहते हैं वो इसमें होते हैं। फिर उसके बाद एम फेस जो आपका माइटोसिस फेज आता है, ये होता है, ठीक है, राइट। एम फेस होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 कहता है कि नीचे दिए जा रहे योजना आरेख में कोशिका चक्र अवस्थाएं अवस्थाएं क्रमबद्ध रूप में बताई गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी है, यहाँ पे बोला गया है डी जो है संश्लेषण प्रावस्था है। यहाँ पे पूछा गया बताइए कि नीचे सॉरी निम्नलिखित में से किस कोशिका चक्र की प्रावस्था अवस्था सही बताई गई है। तो डी का जो है सही बताया गया है। यहाँ पे डी संश्लेषण प्रावस्था होता है, ठीक है, ये सही बताया गया है, राइट। उसके बाद 26 कहता है कि सिनेप्सिस समयुग्मन किसके बीच होता है। तो दो समजात गुणसूत्र के बीच होता है। 27 कहता है कि माइटोसिस सूत्र विभाजन के दौरान ER तथा न्यूक्लियोलस केंद्रिक किस अवस्था में विलीन होने आरंभ हो जाते हैं। तो ये आरंभिक प्रोफेज में विलीन होने जो है गायब होने लगते हैं, ठीक है, डिसअपियर होने लगते हैं। फिर उसके बाद 28वां कहता है नीचे दिए जा रहे चित्र A B में कोशिका विभाजन की क्रमशः कौन सी अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पे जो है बाद की एनाफेज है, जो यहाँ पे ए वाला है ये बाद की एनाफेज वाला है, और जो बी वाला है ये प्रोफेज है, राइट, ये प्रोफेज है। और ये एनाफेज है क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोजोम है वो जा रहा है अपने स्पिंडल वहाँ पे से सेंट्रियोल के पास जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब लास्ट में जा रहा है ये जो, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 29। 29 कहता है कि माइटोसिस समसूत्रण के विषय में सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प इसमें है मेटाफेज, मध्यावस्था में गुणसूत्र स्पिंडल की मध्य रेखा पर चले जाते हैं तथा मध्य रेखा प्लेट के साथ पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। तो मेटाफेज में होता यह है कि ऐसे मान लो ये है, तो मेटाफेज में ऐसा कुछ हो जाता है, राइट। तो मेटाफेज में ऐसा कुछ हो जाता है, तो मेटाफेज में कुछ ऐसा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे बीच में आ जाते ही है, ठीक है, मेटाफेज में। तो उसके बाद 30 कहता है मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र तर्क तंतुओं से किसके द्वारा लगे चिपके रहते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है थर्ड राइट, सी राइट है, जो कहता है कि काइनेटोकोर द्वारा, ठीक है, काइनेटोकोर लगे रहते हैं। 21वां कहता है युग्मक बनने के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में भाग लेते हैं। तो पूर्वावस्था 1 में भाग लेते हैं। उसके बाद 32 कहता है कि नीचे दिए जा रहे आरेखीय निरूपण में एक प्रकार के कोशिका विभाजन की एक विशिष्ट अवस्था में एक विशिष्ट घटना होती हुई दर्शाई गई है, बताइए वह कौन सा घटना है। तो ये मियोसिस अर्धसूत्रण के दौरान पूर्वावस्था 1 होती है, राइट। तो ये मियोसिस अर्धसूत्रण के दौरान पूर्वावस्था 1 की घटना होती है, ठीक है, ये वाली। अब आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 कहता है वह कौन सी अर्धसूत्रीय अवस्था होती है जिसमें समजात क्रोमोसोम गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति क्रोमैटिड्स अर्धगुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदुओं सेंट्रोमियर्स से जुड़े रहते हैं। तो वह पश्चावस्था 1 होती है, ठीक है, पश्चावस्था 1 होती है। 34 कहता है चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है, अवस्था की सही पहचान कर उसकी विशिष्टताएं चुनिए। तो ये यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं गया। अब आते अगले पे। तो जो उसका ऑप्शन था टीलोफेज दिखाया गया था, ठीक है। यहाँ पे ये टीलोफेज होता है जो कि अंत्यावस्था होती है। केंद्र की आवरण दोबारा बन जाता है गोल्गी
गोल्जी सम्मिश्रण भी दोबारा बन जाता है। उसमें यहाँ पे जो केंद्रीय जो आवरण रहता है वो दोबारा बन जाता है, ठीक है। ये सब जो दोबारा बन जाता है और यहाँ पे, ठीक है, सेम यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। केंद्रीय आवरण जो होता है वो दोबारा बन जाता है और फिर गोल्गी सम्मिश्र भी दोबारा बन जाता है। यहाँ पे 35 का आता है, सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है, तो युगली कहा जाता है, राइट। अब 36 पे आता है। 36 कहता है यदि डीएनए में प्रारंभिक मात्रा 2 सी हो, यदि डीएनए में प्रारंभिक मात्रा 2 सी हो तो कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में डीएनए में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4 सी अस्तर हो जाते मतलब अस्तर पर रहती है। तो यहाँ पे G2 फेस में आ जाती है, केवल G2 में होती है। जबकि आपको मैंने बताया था कि मतलब जो S फेस होता है वहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, उसके बाद फिर उसके बाद डीएनए जो है डबल हो जाता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या कहता है, कोशिका चक्र के एस प्रवस्था में क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट है, जो कि प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे जो G1 फेस होता है उसमें आरएनए का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और जो एस फेस होता है उसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब डीएनए बनता है। जो भी सोच लो आप लोग, जिस हिसाब से डीएनए सिंथेसिस होता है और हिस्टोन प्रोटीन का बनता है, ठीक है। और जो G2 फेस होता है, G2 फेस में कैसा, वो सारी चीज़ें तो डबल होती रहती है ताकि उनको डिवाइड करने पे मिले। वो G2 फेस में वो जो होती हैं वो डबल हो जाती है, एक से दो दो बन जाती है, राइट। दो बन जाती है, जो हिसाब से सब अपना सोच लो यार। सॉरी हाँ। उसके बाद 38 कहता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम और सूत्र विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, जो कि पेकाइटिन स्थूलपट होता है। 39 कहता है अर्धसूत्र विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो इसका जो है BACD में आता है, तो पहले इसका आएगा, राइट। तो पहले यहाँ पे सिनेप्सिस, ठीक है, फिर सूत्र युग्मन आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा जो कि क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय आएगा। उसके बाद CD, उसके बाद यहाँ पे का काइजेमेटा का अंत होता है। उसके बाद जो डी आता है, जो कि केंद्रिका का अदृश्य होना, राइट। तो यहाँ पे BACD आता है, ठीक है, ये BACD आता है। फिर 40वां कहता है कि मानव मादाओं में अर्धसूत्र विभाजन 2 किसके पूर्ण हो जाने पर होता है, ही होता है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है, जो कि निषेचन हो जाने के बाद ही होता है। 41वां कहता है, 41 कहता है कि तर्क तर्क रूपी तंतु लगते हैं, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, जो कहता है गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 42 कहता है अर्धसूत्र विभाजन में जीन विनिमय की अवस्था में होता है, तो स्थूलपट में होता है। स्थूलपट का यहाँ पे जो दिया गया था आपका, जो पेकाइटिन होता है, ठीक है। अब उस पर आते हैं 43 कहता है कि उत्परिवर्तन में संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही नहीं है। मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो है प्राक के कैंसर जीनों के उत्परिवर्तन कोशिका चक्र को त्वरित करते हैं, ये राइट है। दूसरा कहता है उत्परिवर्तन टीलोमरेज सदमक को नष्ट कर देते हैं, ये भी राइट है। फिर तीसरा सी कहता है कि उत्परिवर्तन कोशिका नियंत्रण को निष्क्रिय कर देते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे ये जो कहता है उत्परिवर्तन टीलोमेरेज के उत्पादन को संदर्भित कर देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, ये गलत है। अब आते क्वेश्चन नंबर 44, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। काई कोशिकाओं के समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, जो कि सूत्र युग्मन होता है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। ये सारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करो। एक कमेंट पक्का अपने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया करो कि वीडियो कैसी बनी, जैसी बनी, जो भी बनी, ठीक है। लव यू गाइज, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो।
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई